नमस्ते, मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। दोस्तों, आप थ्योरी को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको हर टॉपिक के छोटे छोटे, मोटे मोटे, बड़े बड़े सवालों को आपको लगाना पड़ेगा। कोशिश कीजिए छोटे छोटे सवालों को लगाएं, जिससे कि आपकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो मजबूत हो जाए और एग्जाम में कोई गलती का चांस ना पड़े। इस बार तो कमाल हो गया। आप जान रहे हैं कि धोती फाड़ के रुमाल हो गया। 720 पे 67 बच्चे टिके हुए हैं, यानी कि आप कोई भी गलती नहीं कर सकते। आइए बगैर समय दूर करे, बर्बाद करे, चालू हो जाते हैं इन सवालों को लगाने के लिए। क्या कह रहा है पहला सवाल? द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। सही सी बात है, लाइट वेव पे काम किया था। फर्स्ट गिवन बाय, सभी बच्चे जानते हैं, हाइजन प्रिंसिपल को, और यही सेकेंडरी वेवलेंथ का प्रिंसिपल था जिसपे आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी सॉल्व किया था, प्रूफ किया था। साथ में वेव थ्योरी में 3 फिनोमेना आपने दिए थे, फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन एंड फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन। आइए चलते हैं देवियों सज्जनों दूसरे सवाल के पास। क्या कह रहा है कि लाइट प्रोपोगेट रेक्टिलिनियर। ये किस वजह से रेक्टिलिनियर हो जाती है? जाहिर सी बात है, आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि सर वेव नेचर की वजह से रेक्टिलिनियर हो जाएगी। हमारा उद्देश्य सवालों की छोटी छोटी को थोड़ा सा समझाना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। आइए चलते हैं तीसरे सवाल के पास। क्या कह रहा है? वेव फ्रंट इज द फोकस ऑफ ऑल पॉइंट। सही बात है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। माफ कीजिएगा, फोकस नहीं, लोकस। लोकस मतलब पाथ, लोकस का मतलब पाथ, रास्ता है वो सबका। ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट विद द सेम। फिर कंफ्यूज हो जाएंगे इतने सारे फंडामेंटल क्वांटिटी देख के। बेटा सेम फेस होता है, सेम फेस में जो है वो वाइब्रेट करते। इतना आपको मैंने थ्योरी में बताया था। ये अगर प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, इसका जो परपेंडिकुलर होता है वो आपका क्या कहलाता है? वेव फ्रंट। तो जितने भी इस पे आपके पास पॉइंट्स हैं, जो उनका पाथ है, लोकस है, वो सब सेम फेस में है। याद कर लीजिए, सेम फेस में है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। चौथा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी सही ढूंढना है। फॉर द लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई आपके पास पॉइंट सोर्स है, यहां से लाइट चल रही है, तो आपने देखा था थ्योरी में स्फेरिकल फॉर्म में चलता था। वैसे भी आप देखिए किसी मैदान में जाइए, अगर छोटा सा एक बल्ब जल रहा है तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि भाई जो बल्ब जल रहा है, दूर से देखेंगे तो वो डिम होता चला जा रहा है। होता है कि नहीं होता है? वो डिम हो जाता है। तो ऐसे सूरत हाल में आपने जो देखा था, सवाल भी लगाए थे थ्योरी में, कि जो इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होती है। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, इंटेंसिटी डिक्रीज या डिम होती जाती है। और ये किसके होती है? डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो पहले ही हमको ऑप्शन सही दिखाई दे रहा था, इंटेंसिटी डिक्रीजेस इन प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। बिल्कुल सही कहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ पॉइंट सोर्स होगा तो वो आपकी इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी। पांचवा सवाल बहुत अच्छा है। द फिनोमेना विच इज नॉट एक्सप्लेन बाय हाइजेनबर्ग कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। बिल्कुल सही है, आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करा था वेव फ्रंट थ्योरी से, कक्षा 12 पास किया था। या रिफ्लेक्शन, इन दोनों में से एक जरूर डेरिवेशन बोर्ड परीक्षा में सीबीएसई में पूछा जाता है। तो जाहिर सी बात है हाइजेनबर्ग ने किया था, क्योंकि वेव फ्रंट के आधार पर आपको प्रूव करना था। 3 फिनोमेना आप जानते ही हैं वेव नेचर के, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो जाहिर सी बात है वेव फ्रंट पे ही आधारित है। लेकिन जो ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम है ये वेव फ्रंट थ्योरी पे नहीं है। इसके लिए एटॉमिक स्टेट में जाना पड़ा, यानी बोर के पास जाना पड़ा, या आप कह सकते हैं बाउर सीरीज
जो वार्मर वैज्ञानिक थे उन्होंने जो है ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया था। चलते हैं अगले सवाल के पास। क्या कह रहा है? ए प्लेन वेव पासेस थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। यहां से अगर कोई प्लेन वेव पास हो रही है तो क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ वेव फ्रंट दैट इमर्ज क्या होगा? जाहिर सी बात है, ज्योमेट्रिकल जो होगा वो किस प्रकार होगा? देखिए, कोई भी वेव पास होगी कॉन्वेक्स से तो क्या हो जाएगा? कन्वर्ज करेगी नहीं करेगी? बस जहां कन्वर्जिंग लिखा हो बस उसी को टिक कराइएगा, यानी कन्वर्जिंग स्फेरिकल। ये प्रोपोगेशन है, इसके जो परपेंडिकुलर चल रहा है वो क्या है बेटा? वो आपका वेव फ्रंट है। यही चीज तो हमने बताई थी, एक प्रोपोगेशन के वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर जो पाथ है, जो लोकस है और पॉइंट का जो सेम फेस में है, वही आपका वेव फ्रंट है। तो कन्वर्जिंग और आपका स्फेरिकल फॉर्म में होगा, क्योंकि आपके पास कॉन्वेक्स लेंस स्फेरिकल फॉर्म में होता है। ये भी सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। क्या कह रहे हैं? वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रिकल लाइन कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस द स्टार शिफ्टिंग फ्रॉम 600 नैनो टू 600.1 नैनोमीटर, द वेलोसिटी ऑफ द स्टार रिलेटिव टू द अर्थ। एक आपने बेसिक फार्मूला शिफ्टिंग का देखा था, ये V/c इंटू लैम्डा। शिफ्टिंग यानी कि चेंज, देखिए 600 से 600.1 हुआ, तो आप इतने होशियार हो गए, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अंतर तो निकाल ही लेंगे। 0.1 नैनो का हो जाएगा। वेलोसिटी निकाली थी, c स्पीड ऑफ लाइट होती है जो कि आप जानते हैं। लैम्डा आपका क्या था? 600 नैनो का था। बस काम बन गया, इसको इससे काट लीजिए। एम आई राइट? आप इधर ले आइए तो 300 पॉइंट है तो 3 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा, और यहां पे आपके पास 600 है, और काट दीजिए तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो जब आप v लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, अगर हम यहां से उधार ले लें 100 क्या 1000 ले लीजिए। एम आई राइट? अब 1000 नहीं, आप ये ले लीजिए, 200 से तो आप डिवाइड करेंगे, तो चूंकि हमको लग रहा था किलोमीटर में है तो 3 कर लिया, तो 4 3 7 हो गया मीटर पर सेकेंड। अब आपने इसको कर लिया, 2 काट लिया, इससे काटा, 5 दूना 10, बेटा 0, यानी 50 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, जिसको किलोमीटर में क्या कह सकते हैं आप? 50 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से आपका स्टार आगे चला जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। चलते हैं दोस्त आगे, समझ में आ गया? केवल ये फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। एनसीईआरटी वाले कहते कुछ है और देते कुछ है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा। लेजर बीम इज यूज्ड टू लोकेट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बिकॉज, जाहिर सी बात है, लेजर बीम मोनोक्रोमेटिक लाइट से चलती है, लेकिन ध्यान दीजिए यूज क्यों कर रहे हैं। अगर कहे लेजर बीम की प्रॉपर्टी बताइए तब तो ठीक है, इसलिए कि जो मोनोक्रोमेटिक है सीधी लाइन में चलेगी, स्प्रेडिंग नहीं होगी, एंगुलर स्प्रेडिंग इज वेरी स्मॉल, यानी सीधी गई, टकराई और सीधी ही वापस आ गई। तो जाहिर सी बात है लेजर बीम इज यूज्ड, इसीलिए इन सवालों को लगवाते हैं, क्योंकि चारों उत्तर आपको एक से ही नजर आते हैं। वाह, ये तो शेर हो गया। इसीलिए आपको इस तरीके के सवाल लगाते हैं क्योंकि चारों उत्तर एक से नजर आते हैं। तो देवियों सज्जनों, यहां पे जो वर्ड है उस पर ध्यान देना है, यूज्ड। यूज्ड का मतलब है कि क्यों इसका उपयोग करते हैं। मोनोक्रोमेटिक तो लेजर बीम की प्रॉपर्टी हो गई। तो इट हैज ए स्मॉल एंगुलर स्प्रेड, जिसकी वजह से आप सही ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंस को लोकेट कर लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, इतनी दूरी होने के बावजूद भी। बहुत सिंपल है। इसमें क्या कह रहे हैं? इन द केस ऑफ लाइट वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स S1 एंड S2, आप जानते हैं कि इंटरफेरेंस होगा तो कोहेरेंट सोर्स लेने पड़ेंगे S1 एंड S2, which there will be constructive interference। ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किसी पॉइंट पे हो रहा है
पाथ डिफरेंस बताना है। अरे भाई आप जानते हैं कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो कंस्ट्रक्टिव में n लैम्डा होता है, यही n बराबर 1 2 3 4 5 चलता है, ठीक। तो आपने कहा बी इज द करेक्ट। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, पाथ डिफरेंस की बात होगी, तो वो n लैम्डा होता है। आप अच्छी तरह जानते थे, पढ़े भी थे, इसी से आपने फ्रिंज विड्थ भी ड्राइव की थी। आगे चलते, यहां पे अब की बार क्या पूछ लिया, पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वो होता है 2n+1/2। भाई बहुत से लोग ये लिखते हैं, बहुत से लोग ये भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं उसका कारण भी मैं बता दूं। n बराबर 0 पे वो सेंट्रल मैक्सिमम मान लेते हैं, समझ लीजिए थोड़ा सा। तो जो सेंट्रल मैक्सिमम राइट मिलता है, आप देखते हैं जब आप आगे पहुंचेंगे तो n बराबर 1 हो जाता है। तो जब 1 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 यानी पाथ डिफरेंस आपका पहले के लिए जो है λ/2 मिला। तो यहां पे ये लोग, बहुत से लोग प्रश्नकर्ता जो है 2n+ बनते हैं, क्योंकि n बराबर 0 से लेके चलते। तो n बराबर जब 0 लिख देंगे तो आप λ/2 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन भाई जब 0 पे हमको ब्राइट मिल गया तो काहे हम कंस्ट्रक्टिव यानी डार्क, जिसको इसका दूसरा नाम होता है डार्क, तीसरा नाम इसको मिनिमा भी कहते हैं। तो ये एक सिद्धांत है, चूंकि हमको 2n-1 कहीं दिख नहीं रहा था, केवल 2n+1 दिख रहा था, इसलिए हमने इसको टिक कर लिया। तो दोस्तों ये बारीकियां हैं, अभी और सवाल लगाएंगे तब आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। हम केवल वो सवाल हमने उठाए जो छोटे छोटे हैं, जो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन गलती के चांस बहुत रहते हैं, और आजकल नीट में तो आप गलती कर ही नहीं सकते। तो देवियों सज्जनों, चलते हैं अगले सवाल के पास। क्या कह रहा है कि when a flying aircraft passes to overhead, we sometimes notice that signal shaking of the picture on TV। ये घर में टीवी है और ये आपका एरोप्लेन जा रहा है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे अमिताभ बच्चन कांपने लगे यानी कि जो है वो फिल्म में आता। क्यों भाई, आपके पास ये सिग्नल आ रहा था। अब क्या हुआ, अगर मान ली ये आ रहा है, इससे टकरा के कोई सिग्नल आ रहा है, तो क्या हो रहा है, इनका इंटरफेस हो रहा है। तो इंटरफेरेंस होने की वजह से जो ये जो सिग्नल है, हालांकि सिग्नल एक ही है लेकिन इंटरफेस हो गया है, इसलिए आपकी जो है शेकिंग यानी हिलने लगती है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास 2 लाइट वेव सुपर इम्पोज, बहुत अच्छी बात है, एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन and come from the coherent source of light with the phase phi। ध्यान रखिएगा, phi is equal to 3 pi radian। their amplitude is equal to कितनी है, 2 है, मैं राइट। और आइडेंटिकली है, कोहेरेंट है, सेम है, यानी कि कहा भी उसने 1 सेंटीमीटर ईच, 1 सेंटीमीटर ईच। तो रिजल्टेंट था, अरे भाई जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया हो और एंगल दिया हो तो वेक्टर को याद कर लेना। यही 2 वेक्टर का रिजल्टेंट ही आपको जो है सुपर इंपोज करके रिजल्ट मिलता है। 2 वेक्टर का सम आप जान रहे हैं, क्योंकि भाई जब सुपर इंपोज कर रहा है और डायरेक्शन डिपेंडेंट है तो एम्पलीट्यूड विल बिहेव लाइक ए वेक्टर। 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2 1 और ध्यान दीजिए cos 3 पाई है। कौन बच्चा बताएगा 3 पाई की वैल्यू? 1 पाई 2 पाई हो गया, और ये तीसरा पाई। और cos में जानते हैं ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, तो 3 पाई की वैल्यू क्या हो गई, -1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 2 और 3 पाई की -1। इसको जोड़ दीजिए, इतना माइनस से गुणा कर दीजिए तो आपको 0 मिलेगा, रूट 0 0 होगा, यानी कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो 0 मिलेगा। और दोस्तों मैंने देखा 99.99999999% अगर 4 ऑप्शन है, 3 में कोई अंक है, चौथा 0 है, तो उसके चांस होते हैं, लेकिन 0.000001 पॉसिबिलिटी नहीं की भी होती है, इसलिए चेक करने के बाद ही 0 पे टिक मारिएगा। ऐसे ना कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि नीट में 2024 में
720 पे 67 बच्चे हैं, यानी कोई बच्चा गलती ही नहीं कर रहा है। कैसे हुआ हमको नहीं मालूम। चलते हैं दोस्तों 13वें सवाल के पास। अब समझ गए होंगे मेरी हंसी क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने फोटो इसलिए छुपा रखी है क्योंकि मैं 2 महीने बाहर रहता हूं, लेकिन आपकी सेवा में मैं वीडियो बनाता रहता हूं। 2 महीने में रेस्ट पे रहता हूं, अपने गांव चला जाता हूं, उन पहाड़ियों के बीच में जहां मेरा बचपन गुजरा है। आइए क्वेश्चन नंबर 13। लाइट फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्स ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड एंड लैम्डा इल्यूमिनेट द स्क्रीन। बहुत अच्छी बात है। स्क्रीन पे जो है 2 कोहेरेंट सोर्स जो है बढ़िया अपना दिखा रहे हैं काम। The intensity of central maxima is I0 if the source is incoherent। ओ पहले दफे में कोहेरेंट लिया। आपको ध्यान होगा ये हम फिगर बनाते हैं, बहुत से आपने हमारे वेव ऑप्टिक्स पे देखे होंगे। तो ये जो सेंटर है, इधर भी इतनी रोशनी मिलती है और इधर भी इतनी रोशनी मिलती है, एम आई राइट। यहाँ पे इतना भी उजाला रहता है और इतना, फिर आपका कंस्ट्रक्ट आपका एक के बाद एक जो है डार्क ब्राइट मिलते हैं। तो अगर आप देखें तो जो आपके पास एम्पलीट्यूड है, तो सेंटर मैक्सिमा का इधर भी मिल रहा है और इधर भी मिल रहा है, उतना ही एम्पलीट्यूड उतनी ब्राइटनेस, तो 2a हो गई। इंटेंसिटी आप जानते हैं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो आपने कहा 2a का स्क्वायर, एम आई राइट। ये हो गया 4a स्क्वायर, और इस इंटेंसिटी को इन्होंने कहा वो I0 है। इन्होंने कहा और हमने मान लिया। तो जब कभी हमें A0 की जरूरत पड़ेगी, a स्क्वायर की, तो हम लोग I0/4 कर लेंगे। आप देखिए दूसरे कह रहे इनकोहेरेंट है। इनकोहेरेंट में रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा? कह लगे साहब इसका एम्पलीट्यूड मिलेगा और इसका एम्पलीट्यूड मिलेगा, यानी कि ये मिलेगा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो इंटेंसिटी होगी वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, ए स्क्वायर। हाँ सेंटर पे ये चलना है। आपने कहा कि सर यहां की इंटेंसिटी हम ले लेंगे और इधर की इंटेंसिटी ले लेंगे, एम आई राइट। तो यहां की इंटेंसिटी इसका स्क्वायर प्लस इनकोहेरेंट की बात चल रही बेटा, यहां लिख देते इनकोहेरेंट, और इधर जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो ए ही आ रहा है। बस काम बन गया। क्या लगे ऐसे सूरत हाल में जो इंटेंसिटी होगी इनकोहेरेंट में, ये मसला तब है जब कोहेरेंट सोर्स है। तो आपने कहा भाई साहब एम्पलीट्यूड को जोड़ लीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए। या कहेंगे नहीं 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 कोहेरेंट है, एम्पलीट्यूड बदल सकता है। तो क्या लगे नहीं नहीं वहां पे यही था, तो आपने कहा ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2a स्क्वायर। कह लगे आप बताइए इंटेंसिटी कितनी होगी, तो कहने लगे भाई साहब 2 ले लीजिए, और ये देखिए आपने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ही ली थी, I0/4, इससे डिवाइड कर दीजिए, हो गई 2, यानी I0/2 इतनी हो गई आपकी इंटेंसिटी, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों देखिए कितना छोटा सा बारीकी सा क्वेश्चन था। अगर ये आ जाता, आपने पता नहीं कितनी वेव थ्योरी पढ़ी होगी, वेव ऑप्टिक्स, और कहना नहीं चाहिए, एक बार को गलती की चांस बनते हैं। इसलिए छोटे छोटे सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ और अपनी नींव को मजबूत करते रहिए। चलते हैं अगले सवाल के पास। कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन केस ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आपको देखना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी ठीक ढूंढने हैं। क्या कह रहा है? ए स्लिट एस इज नेसेसरी इफ वी यूज द ऑर्डिनरी एक्सटेंडेड लाइट। बिल्कुल सही बात है, स्लिट के बगैर जो है ऑर्डिनरी का कर ही नहीं सकते। क्या स्लिट एस इज नॉट नीडेड इफ यूज एन ऑर्डिनरी बट विल वेल कैल्युमिनेटेड बीम ऑफ लाइट। अरे हमको बीम ही चाहिए थी, वेव नेचर चाहिए था। अगर वो बीम मिल रहा है तो उसको इंटरफेरेंस करा लेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। A slit S is not needed
और इसमें नेसेसरी कंडीशन है कब है, ऑर्डनरी में, और लेकिन जब बीम बन जाएगी तब जरूरत नहीं है, और जब स्पेशली कोहेरेंट सोर्स होगा तब भी आपको जरूरत नहीं होगी। यानी कि आपके जो तीनों हैं वो सही हैं। तो ये बारीकी है बेटा, इसको कायदे से समझ लो, कर लो कि कब हमको इसमें स्लिट की जरूरत है और किन किन केस में स्लिट की जरूरत नहीं पड़ सकती है, और हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल के पास, और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट निकालना है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, टू डिस्टर्बेंस अराइव एट पॉइंट पी, बिल्कुल सही है, और उसका फेज डिफरेंस मालूम है। क्या लगे भाई साहब इंटेंसिटी बताइए एज ए फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो आपने कहा कि सर जब पढ़ा रहे थे उन्होंने कहा था बेटा इंटेंसिटी का इंटरफेरेंस में फॉर्मूला ध्यान रखना 5/2 होता है, और पोलराइजेशन में मेलस लॉ ये कहां होता है बेटा, पोलराइजेशन में, वहां पे इंटेंसिटी I0 cos स्क्वायर 5 होता है, यहां 5/2 होता है। क्यों होता है थ्योरी में बताया है। फिलहाल याद रखिए मामला यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है, यानी कि इंटरफेरेंस का है, am I right? तो ये बारीकी आप ध्यान रखिएगा कि यहां पे 5/2 है, cos स्क्वायर, फेस कितना है बेटा π/3, अरे भाई π/3 यानी 180 डिग्री बाई 3, 3 × 18 60 डिग्री है, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो I0 cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू जानते ही हैं 3/2 होती है, उसका स्क्वायर करना है तो ऊपर का रूट नीचे खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि उस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी 3/4 ऑफ I0 होगी, एम आई राइट। तो दोस्तों देखिए छोटे छोटे सवाल हैं, बारीकियां हैं, मैं आपको को रिलेट भी करा देता हूं कि यही चीज आपको पोलराइजेशन में मिलती तो वहां पे ध्यान रखिएगा बच्चा जो है गलती करता है, या वहां सही करता है तो यहाँ गलती कर देता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 5/2 हो जाता है लेकिन वहां पे 5 ही रहता है। आइए चलते हैं अगले सवाल के पास। यहाँ पे भी वही निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस दे रखा है। तो आपने कहा अरे भाई साहब बहुत गलत आदमी हो तुम, क्यों, कहीं फेज डिफरेंस दिया होता तो सर ने हमको बताया था, सोती सर ने ये फार्मूला लगा देते काम बन जाता। कहें भैया एक ही सवाल हर जगह थोड़ी ना आएगा, पाथ डिफरेंस दिया है तो क्या फेज डिफरेंस नहीं निकाल सकते हो, कहें बिल्कुल निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस यानी कि 2π/λ से गुणा कर दीजिए किसको, पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस कितना है बेटा λ/3, तो 2 हो गया, 180 हो गया, एम ए राइट, 3 हो गया, तो इसको भाग कर दीजिए, 3 × 18 यानी 6 दूनी 12, 120 डिग्री, बस काम बन गया आपका। एक चीज और देख लीजिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑन द इंक्रीज, जब पाथ डिफरेंस यानी पाथ डिफरेंस लैम्डा, पाथ डिफरेंस क्या होता है एन लैम्डा, और अगर ये लैम्डा है यानी पहला वाला है सेंट्रल वाला है, वहां पे जो इंटेंसिटी है वो m है, यानी सेंट्रल पे क्या होता है I0, और I0 की वैल्यू क्या दे रखी बेटा m दे रखी है। तो इस पाथ डिफरेंस से पता चल गया कि गुरु तुमने पहले वाली की दी है यानी I0 की इंटेंसिटी दी है, और ये हमने निकाल लिया फाई आपका, ये 120 डिग्री है, 2 से भाग भी कर दिया तो cos स्क्वायर 60 डिग्री, 60 का मतलब होता है 1/2 का स्क्वायर यानी m/4 है कोई, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से ये 16 सवालों की प्रैक्टिस कर ली और कुछ पता भी नहीं चला, और जो भी आपने पढ़ा था उसको दिमाग के में घुमा दिया, और कई जगह तो दिमाग का दही भी बन गया था। तो घबराने की बात नहीं, एक नया सेशन शुरू किया है हमने, प्रैक्टिस विद डॉक्टर आलोक सोती। आप करते रहिए और आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो क्वेश्चन है जो आपसे गलत हो जाते हैं आप नहीं होंगे। दीजिए इजाजत, वीडियो अच्छा लगा है
तो शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। हम देख रहे हैं कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे अपनी बढ़ती हुई आबादी को देख के। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।